सर रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग तो है। रिकॉर्डिंग शुरू होगी जी। लेट मी अच्छा से। जी जी। सर, मोहम्मद रहमान बात कर रहा हूँ। जी अच्छा जी। सर, मैं थोड़ा सा लेट था, तो ओवरव्यू एंड पर्पस तो आपका मैंने सुन लिया था जी जी और जी। समझ भी लिया था। इसके शुरू में कोई सर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया हो या नहीं, इसमें? अभी हमने बात शुरू ही की थी, वो जो आउटकम आउटपुट के ऊपर बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट ठीक है को सर। डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, वही है। और ठीक है इसके सर, अलावा ओके। अभी तक कुछ हमने मजीद नहीं किया। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, अब मेरा, मैं यहाँ पर भी वही मसला आ गया कि मुझे, अच्छा जो लोग आ रहे हैं मैं उन्हें एडमिट कर रहा हूँ। अभी मेरा ख्याल है 11 12 13 लोग हो गए। मोहम्मद उमर भी आ गए हैं। अच्छा जी, आपको कोई स्क्रीन नजर आ रही है? सर आ रही है। यस सर। आ रही है, चलें जी, यस गुड सर, हो गया। ये ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहां से मैंने सिलसिला तोड़ा था। तो बुनियादी तौर पे हम ये कह रहे थे कि हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है, वो स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड होता है, वो कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को भी मलूज़ खातिर रखता है, और उसके बाद वो जो कस्टमर की डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक आउटपुट और आउटकम डिजाइन किए जाते हैं। मतलब आउटपुट इज द डिलीवरेबल, क्या देना है, एंड दैट कुड बी प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। और अगर कस्टमर कहे कि नहीं मुझे ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाओ, मतलब वो इस आउटपुट को के शॉर्ट टर्म गेन्स भी आप ही से हासिल करना चाहे, तो इट वुड बी कॉल्ड आउटकम्स, राइट है जी। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो होता है वो अमूमन प्रोजेक्ट मैनेजर की डोमेन से बहुत ज्यादा बाहर होता है। मिसाल के तौर पे जो स्कूल कंस्ट्रक्ट करके मैं दे रहा हूं, उस स्कूल को चलती हालत में देना मेरा आउटकम हो सकता है, लेकिन उस स्कूल को बनाने का जो मकसद था उसको पूरा करना, मतलब मकसद ये था कि अगले 5 सालों में यहां से 5,000 बच्चे एजुकेट करके होके निकल जाएंगे। दिस कैन नॉट कम अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू यू एग्री विद मी? यस सर, अग्री। लेकिन यही तो वो मकसद था जिसके लिए ये स्कूल बनाया गया था, और इसी मकसद की तकमील से मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी की अलाइनमेंट होती है, और कस्टमर के लिए भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसी में लिखा हुआ है। तो बुनियादी तौर पे इस चीज को कहते हैं बेनिफिट रियलाइजेशन। आउटपुट है, आउटकम है। आउटपुट तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट की डोमेन में आता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म का है तो आउटकम भी शायद किसी हद तक प्रोजेक्ट की डोमेन में आए, या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, या सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिखा होगा। मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का आउटपुट या डिलीवरेबल देना, और उसको कुछ शराइत भी पूरी करना। लेकिन उसके जो अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को आप उसकी टीम के साथ आप बिठा तो नहीं सकते कि अगले 5 साल इधर ही बैठो, और जब तक इससे ये बेनिफिट्स नहीं आ जाते, जब तक 5,000 बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके चले नहीं जाते, तब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ये तो मुझे का खेज बात है ना। सो दैट इज द बेनिफिट। लाजमी तौर पे जब मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट को शुरू करता हूं, तो मैं इस चीज का ख्याल रखता हूं कि जिस बड़े मकसद के लिए ये बनाया जा रहा है, 5,000 बच्चों ने अगर 5 सालों में यहां से पढ़ के निकलने हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि कम से कम 1000 बच्चे की कैपेसिटी एक साल में होनी चाहिए। तो स्कूल की का डिजाइन ऐसा हो कि वो इतने सारे बच्चों को अकोमोडेट कर सके, इतने ज्यादा क्लासरूम्स हों, वगैरह वगैरह वगैरह। नेचुरली दिस इज द डिजाइन। बट अगर मुझे कोई डिजाइन दिया गया है 4 कमरों का स्कूल बनाने का, तो आई कैन ऑलवेज टेल देम, एडवाइज देम कि जनाब ये जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, मुझे पता है वो तो इन 4 अस्सलाम कमरों के स्कूल में नहीं पूरा हो सकता। जी कुछ कह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। माइक बंद कीजिएगा जी अपने अपने। हम्म, अच्छा जी, तो ये तो इसे पूरा नहीं होता, मतलब इस हद तक प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी का पता होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को कस्टमर की नीड्स का पता होता है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का पता होता है। उन तमाम चीजों को मलूज़े खातिर रख के जब डिजाइन हो रहा होता है, प्रोजेक्ट प्लान हो रहा होता है, तो वो इन चीजों को मद्देनजर जरूर रखता है। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि मेरा क्या मकसद है बेनिफिट से, या मेरा क्या मकसद है स्ट्रेटजी से। मैं तो उतना ही काम करूंगा जो मुझे स्कूल बनाने के लिए दिया गया है, मैं स्कूल के बारे में सोचूंगा और जो डिजाइन आप देंगे वही बनाऊंगा। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्ट्रेटजी को भी देखना है, लॉन्ग टर्म को भी देखना है, और इसके अंदर अपनी इनपुट डालनी है कि अगर उसको कहा जा रहा है कि जनाब आप ये चीज ऐसे बनाएं, तो वो उनसे बात कर सकता है, बहस कर सकता है कि जनाब ये जो चीज आप बनाने को दे रहे हैं, इट इज नॉट अल्टीमेटली गोइंग टू डिलीवर द बेनिफिट्स यू आर एक्सपेक्टिंग। उसके लिए डिजाइन में ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। इस हद तक प्रोजेक्ट मैनेजर जिम्मेदार है। क्या कहते हैं जी इस बारे में? एनी डिस्कशन ऑन दैट? आप इस बात सर से एक एग्री चीज है करते हैं? कि जी अग्री तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मुझे एक चीज बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर का कितना ज्यादा स्टेक होल्डर होता है कि डिसीजन मेकिंग या डिसीजन जो उसको चेंज करने में उसका कितना ज्यादा रोल होता है? सर देखें, वो सजेस्ट कर सकता है या कोई डिसीजन भी चेंजेस में बड़ा किरदार अदा कर सकता है? सर बुनियादी तौर Sorry. पे आप अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो आपका रोल जो है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर खादम का रोल है। आपने अगले को पुट वाइज करना है, फैसला तो उसी ने देना है कि मैं क्या चाहता हूं। मेरा मतलब है जो बंदा पैसा लगा रहा है वो कहता है भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, मैंने 4 कमरे का ही स्कूल बनवाना है। तो तब ये क्या कर सकता है? ये उसको ये तो कह सकता है कि सर फिर आप जरा सोच लें कि वो जो 5000 बच्चों वाला टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसको कोई अप्रोप्रिएट जवाब मिल सकता है। वो ये कह सकता है कि भाई अभी हम 4 कमरों का बनवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद सेकंड फेज में हम इसमें 10 कमरे और ऐड करेंगे। मे बी आई डोंट नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिग पिक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर को पहले से नहीं पता थी। उसको 4 कमरे बनाने को दिए जा रहे हैं, उसको नहीं पता इस प्रोजेक्ट की और फेजेस भी हैं, या और भी मजीद प्रोजेक्ट को इसके आगे लगेंगे। उस सूरत में वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। या अगर तो आपको बनवाने वाला जो है वो गलत सोच रहा है, तो वो अपनी सोच को दुरुस्त करने के काबिल होगा, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कोई डंडा नहीं है कि आप दूसरे को दुरुस्त कर सकें। आप सिर्फ उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और एक बात और भी बता दूं मैं, अगर कोई आप समझ रहे हैं कि कोई काम अनएथिकल हो रहा है, तो ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप, अगर कोई ऐसी चीज है जो जिसको आप कहें कि जी ये तो जुर्म है, ये कैसे हो सकता है, मुजरमाना एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे और इसमें उसको सर, रिपोर्ट भी करेंगे। जी अच्छा सर, ये जो कॉन्टेस्ट या ये जो सिनेरियो भी डिस्कस हुआ है, ये हम लास्ट जो हमारा माई क्लास थी इसमें हमने रिस्क एनालिसिस किया था, उस पार्ट में एंटर होता ही है? सर रिस्क बहुत बाद में आता है, अभी तो प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जब रिक्वायरमेंट सेट हो रही होती हैं, तब इन चीजों को आयरन आउट कर लिया जाता है। अब जब आपको प्रोजेक्ट मिल गया है और आप करने लगे हैं, तो उसके बाद फिर आप उसके रिस्क को देखेंगे ना। उसमें रिस्क हो सकते हैं, वो आप उसके बाद देखेंगे। और रिस्क तो हर सूरत में होंगे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस किस्म के रिस्क हों। ये रिस्क नहीं है, ये तो प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी है।
कस्टमर के साथ बातचीत हो रही है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट चार्टर, ये उस लेवल की बातें हैं। उस लेवल के रिस्क आप कहना चाहते हैं तो मैं मानता हूं, उस लेवल के ये रिस्क जरूर है। गॉट इट जी? यस सर। अच्छा जी, हादी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। हमारे पास कोई थोड़े ही लोग हैं आज, मेरे अलावा 13 लोग हैं, 14 लोग हो गए। अच्छा चलिए, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो हो गया, आपको बात समझ आ गई होगी कि आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है और बेनिफिट क्या है। बेनिफिट का ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और उसकी स्ट्रेटजी के साथ है। मतलब जब वो बेनिफिट डिलीवर होगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी की अलाइनमेंट पाया तकमील पहुंचेगी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को वो फायदा जो टारगेटेड था वो मिल चुका होगा और हम ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में इजाफा होगा। मैंने कहा था ये दो चीजें अलग-अलग हैं, स्ट्रेटजी की अलाइनमेंट और वैल्यू की डिलीवरी। मैं अभी स्लाइडों के ऊपर तो बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूं। आप जरा गौर कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी किस चीज के ऊपर बैंक करती है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डायरेक्शन इख्तियार करना है, किस रुख पे जाना है, उसके आगे क्या है, कोई विजन होगा ना, कोई मिशन होगा ना। आप मुझे ये बताइए कि विजन होता क्या है, आपका क्या ख्याल है, विजन क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का? सर फोरकास्ट करना, फोरसी करना अपने अपकमिंग ईयर्स के में। फोरकास्ट का लफ्ज आपने बड़ा हार्ड सर लफ्ज डाल बिजनेस दिया है। स्ट्रेटेजी। फोरकास्टिंग तो उस वक्त की जाती है जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, राइट? सर इसको हम बिजनेस स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी पीछे आती है। बिजनेस स्ट्रेटजी जो होती है वो मिशन की अकम्पलिशमेंट को कहते हैं और मिशन विजन को फॉलो करता है। सबसे आगे जो चीज है वो विजन है, ठीक है ना? तो विजन क्या है? एनीवन एल्स? किसी हद तक आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जरा आई वांट बेटर वर्ड्स जी। टू अचीव स्पेसिफिक होराइजन, So कि एक what the विजन है आपका। organization wants to become? हाँ, ये बात ज्यादा मुझे अप्रोप्रिएट लगी कि वेयर यू वांट टू बी। इसका मतलब है कि ये कोई फोरकास्ट नहीं है। अगर मैं इसको सही अल्फाज में बयान करूं तो विजन एक ख्वाब को कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को कहते हैं। वेयर वी वांट टू बी, इट मे नॉट बी रियलिस्टिक। जहां हम फ्यूचर होना चाहते हैं फ्यूचर में, आफ्टर से 10 years, 15 years, 20 years, दैट मे नॉट बी पॉसिबल लुकिंग एट द करंट एनवायरनमेंट। मुमकिन ही नहीं लगता कि यार, मिसाल के तौर पे पहले जमाने में लोग कहते जमीन गोल, जमीन तो फ्लैट है। उस जमाने में कोई किसी से पूछता कि भाई आज से इतने साल बाद ये जमीन गोल हो जाएगी, तो वो जैसे उन लोगों ने बाकायदा दे गिव पनिशमेंट टू पीपल जो इस किस्म की ब्लास्फेमस बातें करते होते थे, लेकिन बाद में वही जमीन गोल होगी। तो कहने का मकसद है कि फ्यूचर में देखना जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। हम अनरियलिस्टिक गोल्स को भी टारगेट कर सकते हैं, ख्वाब देखने की इजाजत है। फ्यूचर विद द इमेजिनेशन, या डेफिनेटली कोई आपने जो बात की ख्वाब को, जो कि अग्रीड, ठीक है, राइट सर। तो ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि नहीं यार, मैं ना अगले 25 साल के बाद पाकिस्तान का या पता नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ी ट्रेनिंग कंपनी मेरी होगी, राइट? तो लाजमी बात है कि अगर मैं ऐसा कोई बेशक अनअचीवेबल या जैसा भी ख्वाब आप कह रहे हैं हो, मैं उसके पीछे पड़ जाऊं तो अल्टीमेटली मैं उसको हासिल भी कर सकता हूं। इट इज नॉट ओनली द लॉजिक विच काउंट्स। मैं भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर बात कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं जी हम फलानी प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम जनाब
इस वी वांट टू बी द टॉप मोस्ट कंपनी इन दिस रीजन, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, और देन उसमें वो टारगेट सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रखते हैं, मिड टर्म ऑब्जेक्टिव रखते हैं। जैसे कि आप कहेंगे जी इस मुल्क के लिए हम 25 साल प्लान बना रहे हैं, 25 साल बाद पाकिस्तान एक सुपर पावर होगा। विशफुल थिंकिंग है, लेकिन अगर 25 साल बाद पाकिस्तान ने एक सुपर पावर होना है, तो हर 5 साल की ब्रैकेट में आप क्या अचीव करेंगे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया कि हमने 25 साल में सुपर पावर बनना है, तो भाई पहले 5 साल में आपको कहां तक पहुंचना है, दूसरे 5 साल में कहां तक पहुंचना है, ये तो डिसाइड कर लो, ये तो प्लान कर लो। और ये हो गया मिड टर्म प्लान। उसके बाद हम बनाते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। उसके अंदर हम कहते हैं कि इन पहले 5 सालों में, पहले साल में क्या अचीव करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। अब यहां मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ कंट्री लेवल पे या नेशनल लेवल पे इस किस्म के विजन डॉक्यूमेंट्स बनते रहे हैं, मगर वो सवाए कागजों का पेट भरने के और कुछ भी नहीं था। पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए या पर्सनल एप्रिसिएशन गेन करने के लिए। लेकिन जो कुछ उनमें लिखा गया वो एक कदम भी प्रोजेक्ट अपना ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं गया। और मजे की बात, आप जरा उनके विजन को देखें और आपको हंस हंस के आप उल्टे हो जाएंगे, यार ये विजन कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये कौन सा पाकिस्तान को कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को घुमाना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप एक्सेल करना चाहते हैं ना 25 साल में, आपका विजन कहता है कि हम 25 साल में जो क्या है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल जो हैं उनको इस हद तक अचीव कर लेंगे। मेरा मतलब है, समझ आई आपको बात? इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं जी? मेरी बात समझ आ रही है? सर यहाँ तो सर फिर इंटेलेक्चुअल फोरकास्ट डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं आप? किनकी जी? इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल नहीं जी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल, जो कि इनको आईडीबी देता है। मतलब हम लोग एनजीओ पे और डोनर एजेंसीज के ऊपर इस हद तक रिलाय कर गए हैं कि हम ख्वाब भी उन्हीं के देखते हैं, जो हमें वो दिखाना चाहते हैं हम वो देखते हैं। और वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं कि गरीब तरीन लोगों को कम अज कम इतना कैपेबल होना चाहिए। ये उन्होंने आईडीबी के गोल्स रखे हुए हैं, और हम उन गोल्स को अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बना के बैठे हैं। इससे ज्यादा कोई बेगैरती हो सकती है किसी भी नेशन के लिए? तो ये है कि आप और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई एक गवर्नमेंट ऐसा करके गई है। ये क्या कहते हैं कि तकलीद में गधों की टीम दूसरों की आ जाती है, फिर तीसरों की आ जाती है, एंड एवरी इडियट इज वर्किंग ऑन द इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड नोबडी इज वर्किंग ऑन कि मुल्क को कहां लेके जाना है। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। अब आ जाइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ख्वाब है, कोई विजन है? अच्छा, एक और भी बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, बात से बात निकल ही आई है। हम ये समझते हैं कि जो टॉप लेवल पे बंदा बैठा हुआ है वो बड़ा विजनरी है, उसको तो वो पता नहीं कोई प्रॉफिट टाइप की चीज है, उसको कोई वही नसीब होती है और उसको बड़ा कोई लाइट आती है उसके अंदर। खुदा के वास्ते इस बात को समझें कि बंदे विजनरी नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन के विजन होते हैं ज्यादा। मतलब अगर बंदों का विजन होता तो हर बंदा अपने साथ अपना विजन ले जाता, जो कि होता है हमारे यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या हम चूंकि तकलीद उस एक आदमी की कर रहे होते हैं जो टॉप पे बैठा है, और उसकी हम दवा के टेल कैरिंग कर रहे होते हैं कि जनाब सर आपसे ज्यादा तो कोई देख भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। जब तक आप ताकत में हैं आप ही खुदा हैं। जब वो बंदा चला जाता है तो अगला जो आता है वो कहता है ये कौन था यहाँ बैठा हुआ, क्या करके गया है, ये कोई तरीका है काम करने का। वो अपना एक नवा विजन लेके आता है और आप उसके आगे दोबारा सजदा रेज हो जाते हैं। ये है अहमकों की दावत। विजन
कभी भी लीडर का नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूं। विजन ट्रेवल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अ गुड लीडर इज एबल टू रीड द वाइब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना चाहते हैं। अगर वो ये वाजे तौर पे नहीं भी आवाज सुनाई दे रही, तो वो इस आवाज को बूस्ट अप करता है, वो ऐसी खाद डालता है, ऐसा माहौल पैदा करता है कि लोगों से उसको वो आइडियाज जनरेट हों, और उन सब आइडियाज को मुजतमा करके एक अच्छा विजनरी लीडर वो होगा जो उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दे। लेकिन वो आवाज किसकी है? लोगों ही की आवाज है। वो उस बंदे ने अपना कोई वही नहीं नाजिल हुई उसे, वो उन्हीं लोगों की आवाज है, और वो वापस उसी फिक्रे को बनाकर उन्हीं के सामने रखता है कि क्या आप ये चाहते हैं, और इस तरह उसकी ट्वीकिंग होती रहती है। तो लोग कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और इस तरह करते करते आपका विजन क्रिएट होता है। फिर इस विजन की तकमील के लिए, इस ख्वाब की तकमील के लिए आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं, आप अपना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं, फिर स्ट्रेटजियां बनाते हैं उसके नीचे। मतलब जो हर साल के टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो चीज बनती है वो स्ट्रेटजीज होती हैं। उन स्ट्रेटजीज के नीचे फिर आपके इनिशिएटिव्स होते हैं, या आपके जो आप कह रहे हैं कि गोल्स होते हैं, या ऑब्जेक्टिव जो आप रखते हैं प्रोजेक्ट्स की शक्ल में या किसी भी शक्ल में। आई होप ये डिस्कशन जो है थोड़ी बात समझ आई होगी। कोई वैल्यू ऐड करेगा जी इन सारी बातचीत में जो मैंने की आपसे? आई एम सॉरी जी, मैं शायद कुछ लोगों को पार्टिसिपेंट इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अलाउ कर दें। कर दिया जी, कर सेशन। दिया कर दिया सर एक्चुअली वो। विजन हाँ इज जी। एन आइडियोलॉजी हम्म, जो कि ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक ट्रेवल करती है, ठीक है। जी बिल्कुल और सही है। उसमें अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, सबकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी है, तो वो एक ना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या अच्छी टीम को बिल्टअप करेगा। बिल्कुल सही है। और अगर वो बीच में डिस्ट्रैक्ट होगा तो वो लेफ्ट राइट वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। हाँ एग्जैक्टली। और इसमें अगर विजन क्लियर है, सबको सही। गोल अपना कंफर्म है, तो फिर है ना काम हमारे निकलते जाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट होगा, या वो बेशक प्रोसेस मैनेजमेंट होगी, कुछ भी हो। वो भी है ना हमारी ना बिल्कुल कह लें कि मलाई में से बाल निकालने वाली बात है। देखें कि जैसे आपकी स्ट्रेटजी चेंज होती है, विजन चेंज होता है, स्ट्रेटजी चेंज होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन भी तो बदलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन बना हुआ है, जो एसओपीज बनी हुई हैं, वो उस तरह तो नहीं काम करेगी जिस तरह के पहले करती आई है, क्योंकि अब तो आपका विजन चेंज हो गया, आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी। तो वी नीड प्रोजेक्ट्स, वी नीड चेंज। प्रोजेक्ट चेंज लेके आएंगे, ऑपरेशन में तब्दीलियां आएंगी, और नए तरीके वजह किए जाएंगे, नई एसओपीज बनेंगी, और इस तरह हम ट्रांसफॉर्म करते चले जाएंगे। और तब्दीली लाने का जरिया क्या है? प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियोज। प्रोजेक्ट इज द बेसिक यूनिट जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म की तब्दीली लाई जाती है। हर प्रोजेक्ट का जो कस्टमर है वो जरूरी नहीं कि कोई बाहर का कस्टमर हो। कई कई केसेस में कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, और कुछ सूरतों में बाहर होता है। जब हम बाहर के कस्टमर के लिए काम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारा बिजनेस है कि हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देंगे। अब हमसे कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मांग रहा है, अगर देखा जाए तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कारोबार है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बेचना। प्रोजेक्ट ये किसका है? मेरे कस्टमर का। लेकिन हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और हमारा इसमें क्या फायदा है? हमें इससे पैसे मिलेंगे, तरक्की मिलेगी। तो बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए आपको ये बेनिफिट पैसे चाहिए, और कस्टमर की ख्वाहिश को या उसकी नीड को पूरा करने के लिए आपको उसकी तकमील चाहिए। और अल्टीमेटली ये दोनों चीजें जब अचीव होंगी तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ओके जी, ये डिस्कशन तो हो गई। सर अगर इन सब प्रोसेसेस में देखा जाए, हम्म। आपकी अपनी भी तो ग्रूमिंग हो रही है, आपकी अपनी भी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो रही हैं।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ऐसा होना भी चाहिए। एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने कभी कख नहीं करके दिया, उसमें ग्रूमिंग कहां से होगी? लेकिन एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो रोजाना तब्दीली से गुजरती है, जो एक विजनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर तब्दीलियां रोजमर्रा का मामूल है, वहां पे लर्निंग भी रोजमर्रा की होगी, वहां पे लोग भी एनरिच्ड होंगे, काम भी अच्छे होंगे। मेरा मतलब है एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो वही हो सकती है जो डायनेमिक हो, जो मुसलसल तब्दीलियां कर रही हो, जहां बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आई होप आप ये बात समझे होंगे। सर यमुना जो है वो वेट कर रही है, आप उसको ऐड कर लें इसमें ना, वेट लास्ट में में। तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मैंने कर लिया हुआ है। एक मिनट में चलें, नहीं, देखता मैं हूँ। कनेक्टेड हूँ, मैं दोबारा कनेक्ट हो गई हूँ। थैंक यू। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। ओके। इस वक्त जनाब हमारे पास 14 लोग हैं मेरे अलावा, और स्ट्रेंथ वैसे कम है, जो हमारी डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ से कम है। मैंने मैसेज तो कर दिया था, अगर कोई नया भी आना चाहे तो मेरा ज्वाइन हो सकता है। ओके जी। अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड क्या करते हैं, जो जैसे पीएमबीओ के है या कोई और स्टैंडर्ड हो, वो क्या करता है? स्टैंडर्ड बुनियादी तौर पे ये काम करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शोबे में जो चीजें कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं, जनरली सब लोग रिकग्नाइज करते हैं, मुख्तलिफ फील्ड से, मुख्तलिफ डिसिप्लिन से, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज से, मुख्तलिफ कल्चर से, कि हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें ये तो करना पड़ता है। तो वो जनरली रिकग्नाइज आइटम्स जो हैं, उनको मतलब उनको जनरली जो किए जाने वाले आइटम्स हैं उनको रिकग्नाइज करना और लिस्ट डाउन करना, ताकि हम एक स्टैंडर्ड बना सकें। लेकिन इतना काफी नहीं है। यहाँ ये भी जरूरी है कि वो जो प्रैक्टिसेस हम पिक कर रहे हैं, जनरली रिकग्नाइज कर रहे हैं, कि जब भी कभी किसी को भी प्रोजेक्ट करना पड़ता है तो इन चीजों की तो जरूरत पड़ती ही है। तो जो कॉमनली नोन आइटम्स हैं, जो 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 मतलब ओवरलैप हो रहे हैं हर जगह पर, उनको हमने पिक कर लिया, और ये हो गई हमारी जनरली रिकग्नाइज प्रैक्टिसेस। बट दैट इज नॉट एनफ, बिकॉज देयर माइट बी सर्टेन प्रैक्टिसेस विच आर जनरली, उनको प्रैक्टिस तो किया जाता है, अक्सर लोग करते हैं, लेकिन वो चीजें दरअसल गलत हैं, जिसे गलतुल आम कहते हैं। सीना बसीना हम एक गलत असूल लेके चले आ रहे हैं, जिससे दरअसल फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आदी हो चुके हैं उसके, और हम उससे चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब है देयर सर्टेनली कुड बी सम बैड प्रैक्टिसेस इन दीज प्रैक्टिसेस, जो कि हमने जनरली रिकग्नाइज की हैं पूरी दुनिया को स्टडी करके। एक स्टैंडर्ड का ये काम होता है कि वो इनमें से सर एक क्वेश्चन चुन आ के रहा है, इसको लाओ प्लीज। सिर्फ गुड प्रैक्टिसेस को मौका दे कि वो स्टैंडर्ड का हिस्सा बने। स्टैंडर्ड इज बेसिकली अ काइंड ऑफ गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल्स, कि जनाब ये जनरली गुड प्रैक्टिसेस हैं, जनरली रिकग्नाइज गुड प्रैक्टिसेस हैं, और इनको फॉलो करने से आपके कामयाबी के चांसेस एनहांस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो एक जनरल एग्रीमेंट है कि अगर इन कामों को किया जाए, इन गुड प्रैक्टिसेस को किया जाए, तो आपके कामयाबी के चांसेस एनहांस हो जाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो हमें, जिनको हम गुड प्रैक्टिसेस कहते हैं, और स्टैंडर्ड हमेशा आपको गुड प्रैक्टिसेस ही बताएगा। और गुड प्रैक्टिसेस सिर्फ वो हैं जो बुरे से बेहतर है, मतलब बुरे को तो रिजेक्ट कर दिया ना आपने कि ये नहीं करना, और गुड है कि बेयरली एक्सेप्टेबल, ये करें तो ठीक है, ठीक है ये। अगर आप गुड से बैड की तरफ जाएंगे तो यू आर नॉट, आपके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं सक्सेस। लेकिन अगर आप गुड की तरफ आते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप लाजमी तौर पर सक्सेसफुल होंगे। लेकिन देखा यह गया है कि जो लोग गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, उनके कामयाबी के चांसेस निस्बतन दूसरे लोगों से बढ़ जाते हैं। मगर आपने ये नोटिस किया होगा, मैंने कहीं पर भी बेस्ट प्रैक्टिस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये हमें जिंदा रहने के लिए, या हमें एग्जिस्ट करने के लिए, या हमें एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो है कि वी शुड बी फॉलोइंग दी गुड प्रैक्टिसेस। वी डोंट नीड टू बी द बेस्ट इन द मार्केट। इस वक्त हमें सिर्फ सर्वाइव करने के लिए गुड प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड है। अब जब
हम बैड से निकलकर गुड में आ जाएंगे, तब अगर हम ये कहें कि हम और अपने आप को खूब से खूब तर बनाना चाहते हैं, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, तब तो बात बनती है। लेकिन एक आदमी जिसको अलिफ बे नहीं आती, जो बैड प्रैक्टिसेस ही करने का आदी है, वो आपसे ये कहे कि मुझे जरा बताओ कि यार कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, मैं उन्हें फॉलो करूंगा। तो जिस बंदे को इतनी अकल नहीं है वो अच्छे और बुरे का फर्क जान सके, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस का सोच भी कैसे सकता है। सो बराए मेहरबानी, डोंट ट्राई टू जंप टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम गुड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब ये आप मुझे गारंटी दे देंगे कि जी हम इन स्टैंडर्ड फलाने स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ये गुड प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जरूरी नहीं होता कि आप सारे का सारा फॉलो करें, आप उसमें टेलर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ये चीज मुझे अप्लाई करती है, इसको मैं फॉलो करूंगा, इसको नहीं करूंगा। चॉइस अभी भी आपकी है। मतलब स्टैंडर्ड कभी भी जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता कि जी ऐसा ही करो। वो मेथोडोलॉजी होती है जो आपको एग्जैक्टली कहती है कि यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करें। एग्जैक्टली वो स्टेप्स फॉलो करने हो तो वो मेथोडोलॉजी का काम है, वो फ्रेमवर्क का या स्टैंडर्ड का काम नहीं है। स्टैंडर्ड आपको गुड प्रैक्टिसेस बताता है जो जिन पे अगर आप चलें तो आपकी कामयाबी के चांसेस बेहतर हो सकते हैं। तो ये जनाब आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि ये जो मैंने अभी आपसे बात की कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे पीएमबीओ के गाइड है, दिस इज नॉट अ मेथोडोलॉजी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड नहीं देती, बल्कि जनरल गाइडलाइन देती है कि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट करना है, तो कोई चार्टर वगैरह बना लिया करें, कोई प्लानिंग वगैरह कर लिया करें। मतलब इस तरह की मोटी मोटी गुड प्रैक्टिसेस आपको बताई जाती हैं और प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो वो कहती है कि नहीं यार, हमें तो एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। तो वो फिर मेथोडोलॉजी या तो कोई अडॉप्ट कर लेते हैं या खुद से बना लेते हैं। तो मेथोडोलॉजी क्या है? इज अ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, रूल्स वगैरह जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे अपने अपने अहाते के अंदर प्रोजेक्ट कैसे चलाने हैं उनके लिए जो जो तरीकाकार उन्होंने वजह किया, उसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। और जो इसके अंदर ये भी मेंशन होता है कि किस जगह कौन से वाला टूल या टेक्निक इस्तेमाल हो सकता है। जबकि पीएमबीओ के भी टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करती है, लेकिन ये टूल्स एंड टेक्निक्स को जनरली डिस्क्राइब करती है। जी, अब तक की बात में कोई गुफ्तगू या कोई शक? जी, यू आर वेलकम टू आस्क एनीवन। कोई ये मतलब गुड प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस वाली बात को बयान कर दे, एनीवन। सर गुड प्रैक्टिसेस गुड प्रैक्टिसेस और कोई कोई जो है हम जैसे पीएमआई है या किसी भी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो वो हमें गाइड करेगा कि विच आर द गुड प्रैक्टिसेस, उनको हम एज पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती। इन केस हो सकता है जो गुड प्रैक्टिसेस हमने यूज कर रहे हैं, हो सकता है दे विल बी वेल बेस्ट इनकॉर्पोरेटेड, उस सिनेरियो में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस बन सकती हैं। नहीं नहीं, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो कुछ और होती हैं, वो तो उसका आला दर्जा होता है। देखें, सर एक बात बेस्ट याद प्रैक्टिस रखिए, आई गेस जो भी कोई सर स्टैंडर्ड आई वुड मेकिंग लाइक टू बॉडी ऐड सम होगी। जी बोलिए। सॉरी 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 प्लीज कंटिन्यू सर। जो भी कोई स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी होगी वो आपको गुड प्रैक्टिसेस ही देगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा और सुना होगा आईएसओ का। आईएसओ जो बातें कहती है, जो लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाते हैं, आईएसओ एक स्टैंडर्ड है। आईएसओ जो बातें कहती है वो कैपेबिलिटी और उसके क्या कहते हैं क्वालिटी के हवाले से वो गुड प्रैक्टिसेस हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि आप जो करते हैं उसको डॉक्यूमेंट कर लिया करें। अब इसमें क्या है? क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस है? दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप जो चीज करते हैं उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो आइंदा भी उस लिखे हुए तरीके के मुताबिक करेंगे, तो इसका मतलब है आप में कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी आएगी तो खुद ब खुद क्वालिटी आएगी। तो ये वो उस तरह की चीजें, डॉक्यूमेंटेशन करवाना और ये वो सब कुछ, ये उस आईएसओ स्टैंडर्ड में है।
तो आईएसओ स्टैंडर्ड कहीं भी नहीं लिखता, कहीं भी नहीं कहता कि मैं बेस्ट प्रैक्टिस हूं। उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दीज आर द गुड प्रैक्टिसेस। अच्छा, फिर आपने नाम सुना है सर एक चीज CMMI ऐड का? करना चाहता हूँ सर, सॉरी। जी जी प्लीज। सर गुड प्रैक्टिस ना आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता या एक काइंड ऑफ एक बॉक्स में नहीं डाल देता कि आप कहीं पे नहीं जा सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वाली कहानी करता है। आई व्हाट आई अंडरस्टैंड। मतलब और उस बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है, बेस्ट प्रैक्टिस आपको एक जगह रिस्ट्रिक्ट कर देता है, नहीं आपको नहीं तो नहीं, बॉक्स जाने नहीं देता। बेस्ट प्रैक्टिसेस आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। वो फिक्स कैसे कर सकते हैं? अब आ जाए वापस गुड प्रैक्टिस के ऊपर। गुड प्रैक्टिस आपको बयान कर दिया एक स्टैंडर्ड ने, आप चाहें तो उससे कमतर काम करते रहें, बैड प्रैक्टिसेस कुछ करते रहें, आपकी मर्जी है। चाहें तो इस गुड से भी बेहतर काम करते रहें, लेकिन जो आपको उसने एक बेस लाइन बना के दी है वो गुड प्रैक्टिसेस की है। वो कहता है जी ये पानी का लेवल है, इससे ऊपर ऊपर रहोगे तो सांस आती रहेगी, अगर नीचे जाओगे शायद जिंदा बच जाओ, शायद डुबकी लगा के बाद फिर वापस निकल आओ, लेकिन वो आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहते हैं, टेलरिंग आपकी है। मैं आपको ये पाबंदी नहीं लगा रहा कि आपने इस लाइन के ऊपर ही रहना है। आप इससे बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, नीचे जाना चाहते हैं, जैसे मर्जी जाएं, जैसे मर्जी आप सरवाइव करें, लेकिन मैंने एक लाइन लगा दी है कि इससे ऊपर ऊपर कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। सांस आएगी अगर नाक बाहर होगा पानी से, तो सांस आने की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है? और जितना अच्छा काम करेंगे आप, उतना ज्यादा बेहतर सांस लेंगे, उतना ज्यादा बेहतर अचीवमेंट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, बेस्ट प्रैक्टिस कोई अपर लिमिट नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस फोरसीएबल अपर लिमिट है कि आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे मुकाबले में काम कर रही हैं, उनमें से सबसे कामयाब कौन है और वो क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। इस तरह जो कामयाब तरीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को नोट कर लिया जाता है, उनका एक बाकायदा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, उसके ऊपर फिर मॉडलिंग की जाती है। इसको कहते हैं ये जो आपका CMMI का मैंने भी जिक्र कर रहा था, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड। किसी ने नाम सुना हुआ है? CMM का नाम सुना हुआ है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का? ISO का कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है? जी सर सुना। आईएसओ का सुना नाम हुआ? सुना हूं। हो गया। ISO का सबने सर सुना हुआ सर। स्टैंडर्ड्स का नाम सुना हुआ है CMM का आईएसओ में। CMM का क्यों नहीं सुना हुआ? इंडस्ट्रियल CMM का क्यों नहीं सुना हुआ? ये उसी क्वालिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल में मेजर करते हैं। मतलब कहने का ये है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल is a kind of a mechanism in which you can assess your organization in comparison with the market leaders and place yourself where you actually exist। मतलब ये मुकाबला है कि मुकाबले में अगर हम कहें कि जो पूरी मार्केट है वो 4-5 लेवल्स में बटी हुई है, तो हाईएस्ट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुकाबले में मैं कहाँ प्लेस होता हूँ, 4th लेवल पे, 3rd लेवल पे, 2nd लेवल पे। जब मुझे अपना लेवल पता चल जाता है मैच्योरिटी मॉडल का, तो उसके बाद फिर मैं असेसमेंट करवाने के बाद फिर मैं उन एरियाज में जहां मेरी वीकनेस है उन पे वर्क करना शुरू करता हूं और मैं फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ रहा होता हूं। ठीक है जी? तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट देन द गुड प्रैक्टिसेस। गुड प्रैक्टिसेस सिर्फ बेयरली सर्वाइविंग वाली बात है, जबकि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो मैच्योरिटी मॉडल होता है। और जिस तरह का मैच्योरिटी मॉडल मैंने आपको रेफर किया क्वालिटी के हवाले से, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 40 से ज्यादा मैच्योरिटी मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आज से कोई 15 साल पहले रिसर्च की थी और उस वक्त मैंने 40 से ज्यादा मॉडल्स सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैच्योरिटी के आइडेंटिफाई किए थे और उन पे रिसर्च की थी। तो अब तो जमाना कहां से कहां पहुंच गया। तो कहने का मकसद है जो PMI का अपना मॉडल है, इनका जो अपना मैच्योरिटी मॉडल है, उसको ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल, which includes not only the projects but programs and portfolios as well। और वो जो मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता रहा था कि अब PMI का एक स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वो जो OPM है ये उसी की का मैच्योरिटी मॉडल एग्जिस्ट करता है। लेकिन although it used to be there in PMI standards earlier, लेकिन अब उन्होंने इसको आउटसोर्स कर दिया है। मतलब जो उसके ऑडिटर्स हैं उसके राइट्स किसी और ने खरीद लिए हैं और ये जो मैच्योरिटी मॉडल वाली किताब थी ये अब बाकायदा
इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करने में काम आती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑडिट के काम आती है, और उसकी बड़ी हैवी फीसेस वगैरह। बट एनीवेज ये कहानी अपनी जगह पर, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि गुड प्रैक्टिस में और बेस्ट प्रैक्टिस में कोई फर्क है। आर यू ओके विद मी? यहां तक हम ऑन पेज हैं या कोई मसाइल हैं? ये जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो स्टैंडर्ड आपके सामने है, 6th है, 7th एडिशन है। जो प्रोग्राम मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है वो कहलाता है द स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट, और जो पोर्टफोलियो का है द स्टैंडर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इसी तरह से सर अपना माइक प्लीज बंद कीजिएगा। ओके, तो एक तो आपका PMBOK हो गया, फिर आपका प्रोग्राम मैनेजमेंट का द स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो का है, और फिर एक स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, जिसमें ये तीनों चीजें मिलके कैसे काम करती हैं और किन चीजों का ख्याल रखना होता है वो उसके अंदर लिखा हुआ है। तो और जो PMBOK है उसके दो पार्ट हैं, एक का नाम है गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज, और दूसरा पार्ट जो इसके अंदर ही है उसका नाम है द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। तो ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता कि ये 3 कोर स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो, और फिर इनका जो मिला के असर बनता है वो OPM का स्टैंडर्ड है। और कॉमन वोकैबुलरी में पहले बातें कर चुका हूं, ये PMI लेक्सिकॉन में आ जाती है। कोड ऑफ एथिक्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर कोड ऑफ एथिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और बचपन से ही हमें ऑनर कोड सिस्टम, कोड ऑफ एथिक, प्रोफेशनल कंडक्ट कुछ ना कुछ अच्छे स्कूलों में जरूर पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद ये गायब क्यों हो जाता है? ऑल्दो मैंने देखा है कि इंटरनेशनल सिलेबसेस जो हैं मुख्तलिफ प्रोफेशंस के, उनके अंदर दिस इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, और हमारे यहाँ भी होना चाहिए, और शायद होता भी है, लेकिन बहुत ही सरसरी हद तक होता है। हम एथिक्स की कोई परवाह नहीं करते, और ये एक जनरल बिलीफ सिस्टम बन गया हुआ है हमारे मुल्क के अंदर कि यार छोड़ो परे ये बकवास की बातें, इनका कोई फायदा नहीं होता। एवरीबॉडी एग्रीज टू दैट एंड देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस इट। मैं आपको बिल्कुल ये सही बात बता रहा हूं, हम लोग इसको प्रैक्टिस करना पसंद ही नहीं फरमाते। खैर वो एक चीज अपनी जगह, PMI इसको रिकॉग्नाइज करता है, उन्होंने अपना एक कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट डिवाइस किया हुआ है, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि हमने ये इसलिए किया ताकि लोगों का हमारे प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस आए कि यार ये लोग तो बड़े ऑनरेबल लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स चोर नहीं होते, फ्रॉड नहीं होते, ये तो बड़े ऑनरेबल लोग आते हैं। और आपको खुद फैसले करने में मदद मिल सके कि अगर कोई अनएथिकल फैसला है तो आपको पता हो कि ये तो मैं नहीं करूंगा। इतनी जो कहते हैं मॉरल करेज होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर नहीं है तो नहीं है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको एक दफा ध्यान जरूर आना चाहिए कि जनाब क्या जो हम कर रहे हैं वो इज इट राइट, शुड वी डू इट। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं कि हर जगह, मतलब अगर कंट्री लेवल में मैं सोचूं तो आपको जो वैल्यूज दी गई थी, जो एथिक्स का कोड आपको मिला था जब आपका पाकिस्तान बना, वो क्या था? अव्वल तो हमें अपना विजन ही नहीं पता, मतलब आज किसी पाकिस्तानी को अपना विजन नहीं पता, और कॉमन कंसेंसस आप गेन ही नहीं कर सकते। अगर सारे पॉलिटिशियंस को, सारे बिजनेसमैन को, सारे लोगों को जमा भी कर लें तो एक कॉमन कंसेंसस नहीं है। कोई कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहता है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कोई कुछ, मगर जो भी है कोई एक भी उठा लें आप, किसी एक के ऊपर भी कोई फॉलो कर रहा है या उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि रिज़्क़े हलाल जो है वो ऐन इबादत है, उसके बावजूद यही नोट, ये है कोड ऑफ एथिक कि वो चीज आपके ऊपर हर नोट के ऊपर लिखी हुई है, और वही नोट इस्तेमाल होते हैं रिश्वत तानी के लिए।
हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर पीछे कायदे आजम को बिठाया होता है, दीवार के ऊपर लगाया होता है और उसके नीचे बैठ के ये सारा कुछ हो रहा होता है। मेरा मतलब है ये कोड ऑफ एथिक्स का बेड़ा गर्क कहलाता है। और किसी भी बट दिस अच्छे, इशू इज, जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, दिस इज, ये जो इशू जिसकी आप बात कर रहे हैं हाँ जी, कोड ऑफ एथिक्स में, ये तो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड है सर इशू, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड है। लेकिन बात यह है हाँ कि जी, पाकिस्तान में, इंडिया में, ये हमारे जो मालिक हैं यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली है। अब चोर वहां भी होते हैं, वहां पे कोई कोई चोर होता है, यहाँ पे हर कोई चोर होता है। आप सर देखिए, माइंड ना करें इस बात को, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम इज, द जी प्रॉब्लम इज वी आर नॉट ऑन द वन पेज, हाँ ठीक है। सेकेंडली, एग्जैक्टली हाँ। द प्रॉब्लम इज के क्या आप समझते हैं कि मतलब दीज इश्यूज आर नॉट इन अमेरिका, पूरी मैं दुनिया में होते हैं सर। सर मैं कह तो डॉलर रहा को हूँ, क्या मतलब मैं समझते हैं कह कि तो रहा डॉलर हूँ, कोई मतलब एक मिनट ऊपर से रुकिए तो नहीं जरा, उतरा हुआ ना सर। जज्बाती होने की बात नहीं है, एक बात समझने की कोशिश करें। मैंने ये कहा हर दुनिया के हर मुल्क में कुछ ना कुछ ये चीज होती है, लेकिन कुछ लोग अपने एथिक्स इतने इंप्रूव कर चुके हैं कि वहां ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट होके एक स्मॉल कम्युनिटी में चली गई हैं। हमारे यहाँ ये स्प्रेड होके पूरी नेशन के ऊपर फैल गई हैं। देयर इज नो एथिक व्हाटसोएवर। आपको अच्छे असूलों वाला एक आध बंदा मिलेगा। अब आप इसको कंपेयर करें, मिसाल के तौर पे हम बहुत गालियां देते हैं कि जी ये तो क्रिश्चियन है और ये ज्यूज हैं। आप जरा थोड़ा उनके साथ को एग्जिस्ट करके देखिए। उन्होंने, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने शायद कुरान से ही असूल उठा के इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, मगर आपको वहां पर झूठ बोलने वाला बंदा कोई कोई मिलेगा। हर कोई झूठ नहीं बोलता, और अगर बोलता भी है तो वो कोई मजाक में बोल रहे हैं, कुछ करे। फ्रॉड ये मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत कम है। मैं आपको ये दिखाता हूं, अभी जो इन्होंने कोड ऑफ एथिक बनाया है, इसको देख के आप मुझे इसकी एक एक वैल्यू को देखें और मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू है जो आपके कुरान शरीफ की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं है। ठीक है जी। एनीवेज, खैर उस बात को मैं लेके आ रहा था, जो मैं डिस्कशन कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब एक बॉडी बड़ी होती है, गवर्नमेंट लेवल की बॉडी होती है या बड़ी बॉडी होती है, उसमें करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें वहां ज्यादा बेटर गवर्नेंस चाहिए होती है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फर्स्ट में पीटीसीएल की बात करें, पीटीसीएल में निस्बतन कंट्रोल बेहतर होगा, और आप अगर कोई नाफिज करना चाहें कोई कोड ऑफ एथिक्स वगैरह, वो ज्यादा बेहतरी से हो सकेंगे। इसी तरह जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, 4 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई उनका तो सब कुछ दिखता है ना आमने सामने, तो वो लोग तो एक दूसरे के साथ तो धोखा दे भी नहीं कर सकते, और उनके अगर कोई कोड उन्होंने बनाया हुआ है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन भी सामने नजर आएगी। नेशनल लेवल पे इन चीजों को देखना निस्बतन मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो, हैविंग सेड दैट, वो बात मेरी अपनी जगह पर है कि कंट्री लेवल पे आप कंपेयर कर लीजिए अपने आप को दूसरी किसी कंट्रीज के साथ, तो आपको ये लगेगा कि आपसे कहीं ज्यादा बेटर एथिक्स जो है वो पाए जाते हैं। और मतलब यू पीपल वुड बी, मतलब इन लास्ट फ्यू कंट्रीज, मतलब पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे जो घटिया वाली लिस्ट आती है उसमें कहीं हम लोग प्लेस होते हैं। और बात यह कि इसमें कोई जज्बाती होने की बात नहीं है। बात यह कि हम अपने आप को, जज्बाती तो हम हो जाते हैं, लेकिन हैव वी डन एनीथिंग अबाउट इट? वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। वी डोंट वांट टू बी एथिकल। हमने चोरी करनी है, हमने रिश्वत लेनी है, और आपको भी मौका मिलेगा तो आप भी कर लेंगे। वो मतलब अल्लाह दे और बंदा ले वाली बात होती है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आम आदत है। मैं एक बात कहता होता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक होता है मजाक और एक होता है तज़ीक। हमारे यहाँ मजाक नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ पे जुगते मारी जाती हैं। एवरीबॉडी वांट्स द अदर पर्सन टू बी लेट डाउन, दैट्स अबाउट ऑल। अगेन आई वुड से, ये मजा हो, तंज और मजा, ये और मुल्कों में भी होता है और वहां पर भी तज़ीक का एलिमेंट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। वहां पे ज्यादा प्रीडोमिनेंट जो चीज होती है वो मजा होती है। खैर, इस डिस्कशन से निकल के प्रोजेक्ट के अंदर वापस आते हैं और हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं वो किन 4 वैल्यूज पे खड़े हैं। 4 वैल्यूज जो हैं वो हैं जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। और जिम्मेदारी में वो क्या कहता है, मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। इसकी बाकायदा एक अलग से बुकलेट सी भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी
वो कहते हैं कि वो तमाम काम जो आपने मतलब आपकी जिम्मेदारी में आते हैं, उनको पूरा मतलब आपकी जिम्मेदारी के अंदर अगर कोई चीज सही या गलत होगी तो वो आप ही की जिम्मेदारी में होगी। मतलब जो हम एक आम प्रैक्टिस है हमारी कि जो ही जब कुछ गलत हो जाए तो अपने किसी सबॉर्डिनेट के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग कर दें और उस पर सारा अजाब नाजिल करवा दें। दिस इज रॉन्ग। जिम्मेदारी का मतलब है कि आप जो है, मतलब बहादुरी भी यही है कि यू शुड develop a good team and then you have confidence in your team, and if they commit some mistake you should take the blunt of it. You should be able to take the responsibility for all what has been done wrong under your मतलब सुपरविजन। एंड एक और भी बात बताऊं कि एक काम आपको करना चाहिए था और आपने नहीं किया, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुबर्रा नहीं हो सकते कि जी मैंने तो ये किया ही नहीं तो मेरा क्या कसूर। और भाई तुमने नहीं किया तो बेड़ा गर्क हो गया ना। एक काम जो आपने किया और गलत किया उसके भी आप जिम्मेदार हैं, या जो आपने आपकी टीम ने किया, और वो काम जो आपको करना चाहिए था और आपने नहीं किया उसके भी आप जिम्मेदार हैं, और आप उसका डैमेज भरेंगे। आप उसका डैमेज भी भरेंगे क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। नंबर 2, रिस्पेक्ट। वो कहते जी आप हर उस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब जिसे वो कहते हैं ना कि जो आप रोजी खाते हैं तो आप उसकी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक मिनट। तो रिस्पेक्ट जो है शुरू कहां से होती है? वो कहता है रिस्पेक्ट अपनी जात से शुरू होती है। पहले अपनी इज्जत करना सीखें, फिर अपने इर्द गिर्द वालों की इज्जत करना सीखें, और जितनी आप रिस्पेक्ट देंगे अगला भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देगा। तो यहाँ पे वो बात आ जाती है कि हम दूसरों के साथ जो बुरा सलूक रखते हैं वो हम नहीं करेंगे, मतलब वो हंसमुख बंदा हो सारा सब कुछ। तीसरा पॉइंट जो ये काफी तफसील में चीजें लिखी हैं, काफी तफसील में डिस्कस हुई हैं, मगर मैं बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। फेयरनेस, मतलब वो जो हम किसी की फेवर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल फेयरनेस के साथ ट्रीट करेंगे। और इसमें वो जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्लासेस आ जाती हैं कि जी फलाना बंदा जो है वो प्रोक्योरमेंट ब्रांच में बैठा हुआ है, उसने अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्टर बना के पेश कर दिया और उसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करवा दिया। ये जो चीजें हैं आप मुझे खुद बताइए कितनी कॉमन है हमारे यहाँ, नेशन वाइड और इवन इदारा वाइज भी देखें तो किसी हद तक हमें ये अपने इदारों में भी होता हुआ नजर आता है कि हम लोग फेवर कर रहे होते हैं। मुझे मौका मिला इंटरनेशनली लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, प्रोजेक्ट करने का, और मुझे वहां एक नई चीज देखने को मिली जो मैंने पहले कभी नहीं यहाँ पाकिस्तान में देखी थी। उसको वो लोग कहते हैं नेटवर्किंग। प्रोफेशनल्स, अब यहाँ पे भी हम करते हैं नेटवर्किंग वैसे, लेकिन यहाँ पे बस वो सोशल गैदरिंग टाइप की चीज होती है। वहां नेटवर्किंग नॉलेज ट्रांसफर का जरिया होती है, और ये जरूरी नहीं होता कि मैं अपने जानने वालों के साथ जाके मिलूं, मैं अपने प्रोफेशन वाले लोगों से, भले वो अजनबी क्यों ना हो, मुझे उनके साथ इंट्रोड्यूस होना है। मतलब हर बंदे का ये एक बाकायदा एजेंडा होता है कि मैंने इस हफ्ते 4 नए लोगों से इंट्रोड्यूस होना है, उनकी कोई कम्युनिटी में जाके बैठना उठना है और उनसे कुछ सीखना है, कुछ उनको सिखाना है, और इससे जन्म लेती है नेटवर्किंग। अब जनाब मेरी आपसे मुलाकात हो गई, आप मुझे नहीं जानते थे, हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की, मैंने कहा जी मेरी ये स्पेशलाइजेशन है, वो है। आप यकीन कीजिए वहां पे सिफारिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। वहां पे कोई अपने बेटे को रिकमेंड नहीं करता कि सर इसको नौकरी दे दें। वहां पे जब कोई किसी से पूछता है कि यार मुझे इस तरह का एक बंदा चाहिए, वो कहते हैं 1 मिनट ठहरे, मुझे एक बंदा मिला था, ये उसका कार्ड है या ये उसकी इंफॉर्मेशन है, आप इससे कॉन्टेक्ट कर लें। इसे कहते हैं नेटवर्किंग। और रेफरेंसेस भी लोग इसी तरह से देते हैं। जो हमारे यहाँ तो का रेफरेंस तो और है ना कि पॉलिटिशियन जो है वो चिट लिख के भेज रहा होता है, यहाँ पे एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल को रिकमेंड कर रहा होता है बगैर किसी फायदे या नुकसान के। दिस इज व्हाट इज फेयरनेस। और ऑनेस्टी भी एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। और अगेन
वो कहता है कि एक तो झूठ नहीं बोलना, ठीक है जी। दूसरी बात, आप कहें कि मैं तो चुप रहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने झूठ थोड़ी कहा। एक जगह जहां आपको सच बोलना चाहिए था और आपने खामोशी इख्तियार की, तो दिस इज ऑल्सो डिसऑनेस्टी। एक तो आपने सच सच नहीं बोला, झूठ बोल दिया, वो तो है ही डिसऑनेस्टी। अगर आप खामोश रहे और जहां आपको सच बोलना चाहिए था वो नहीं बोला, तो ये भी डिसऑनेस्टी है। और तीसरा, आपने आधी बात सच और आधी झूठ कह दी, मतलब अपना फायदा निकालने के लिए बाकी तो सब सच बोल दिया, लेकिन एक आध बात को ट्विस्ट करके अपना फायदा निकाल लिया, तो दिस इज ऑल्सो डिसऑनेस्टी। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए, पीएमआई कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो इस क्या कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स पे इतने रिजिड है कि उन्होंने एक एथिक्स कमेटी बना रखी है। और वो कहते हैं कि अगर दुनिया भर में हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी एथिक की वायलेशन करता है, तो आप हमें कंप्लेन कीजिए, बोर्ड बैठेगा, मुकदमा चलेगा और फैसला दिया जाएगा। और ऐसा होता भी है। तो मतलब कहने का ये है कि हम तो नेशनल लेवल पे अपनी जुडिशरी से फैसले नहीं ले सकते, और यहाँ पर ये लोग एथिक्स के फैसले देने के लिए बैठे हुए। तो खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उन जैसा होना जो हो जाना चाहिए, मैं सिर्फ ये प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जागने की जरूरत है। जो कुछ करना है हमने खुद ही करना है, लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कोई बंदा सही काम कर रहा है, तो हमें उससे जरूर सीख लेना चाहिए। और फॉर दैट मैटर, कभी ना कभी आप अगर अपने जो आपकी रिलीजियस गाइडलाइंस हैं, जो कुरान है, उसी को देखें तो उसमें ये सब कुछ मौजूद जो है पहले से, उसमें पहले से ये चीजें मौजूद हैं। सिर्फ आपको ये समझ नहीं आ रही कि इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है। खैर, यहां तक जनाब ये कोड ऑफ एथिक्स की बात है। इनको जो कोड ऑफ एथिक्स की किताब है या बुकलेट है, उसमें वो हर वैल्यू, जो 4 वैल्यूज मैंने आपको बताई, उसको हर वैल्यू को 2 तरह से एड्रेस करता है। एक एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे ऑनेस्टी है, तो वो कहते हैं जी कि एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं कि ऐसा एज अ प्रोफेशनल आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप ना कर सकें किसी वजह से, तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन एस्पिरेशंस ये हैं कि आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपको इस तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे मुझे सीधा खड़ा होना चाहिए, लेकिन मेरी टांग में दर्द है, तो हो सकता है मैं सीधा ना खड़ा हो सकूं, तो दैट डजंट डिस्क्वालीफाई यू, बट दैट इट वुड हैव बीन गुड इफ यू कुड स्टैंड स्ट्रेट। तो ये है एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड। और मैंडेटरी स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपने ये ना किया, तो आप बाकायदा गुनाहगार हैं। इट इज जस्ट लाइक कि यू आर आप मुजरिम हैं। तो मैंडेटरी स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरना जरूरी है, और अगर आप उस पर पूरा ना उतरें, तो वो जो एथिक्स कमेटी है उसमें आपके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। और ये कौन सी बातें आ जाती हैं, फलाना रिश्वत ले रहा था, फलाना चीटिंग कर रहा था। तो अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल किसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल को ऐसी कोई गलत हरकत करते देखे, तो अपने मुल्क में तो खैर कुछ करे या ना करे, कम से कम पीएमआई को कंप्लेन कर सकता है। वो अलग बात है कि पीएमआई भी कुछ का बिगाड़ सके ना, या ना बिगाड़ सके, लेकिन कम से कम एक दरवाजा तो खुला है। पीएमआई के बस में जो होगा उतना तो करेंगे, उसको मेंबरशिप से निकाल देंगे या कुछ तो करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो जस्टिस वाली बात ही कहीं नहीं मिलती आपको। खैर, ओके जी। तो खैर, ये बात ये कह रहा है कि ये वही बात जो मैंने आपसे कही कि पीएमआई एक एथिक्स रिव्यू कमेटी होती है, जहां पे इस तरह के मुकदमा जाते हैं और उनके ऊपर फैसले होते हैं। ओके जी, यहां तक की बात हो गई। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं भी रहे इस गुफ्तगू से। आई आई नो मैं थोड़ा सा ज्यादा इंसाइसिव हो जाता हूँ। ये कौन आए हैं जी नए लोग? फहद आए हैं और नुमान खालिद आए। ओके, तो प्लीज डू नॉट माइंड इफ आई से समथिंग वेरी क्रिटिकल, बट एट द सेम टाइम मैंने आपको जैसे बयान किया कि मेरा मकसद जो था वो ये था। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पॉलिटिकल व्यू और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट अ वरीड सिटीजन कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। एनीवेज, एनी कमेंट्स ऑन दैट? जी, एनीवन कैन ऐड टू इट।
इससे पेश करके मैं प्रोजेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन पे जाऊं, अगर आप लोगों के कोई व्यूज हैं जो डिस्कशन अभी तक हमने की एथिक्स के हवाले से या किसी और चीज के बारे में, तो आप बात कर सकते हैं। सर ये जो आपने एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड्स अभी एक्सप्लेन किए थे, ये दोबारा थोड़ा सा मुझे मैंने ये कहा कि जो भी आपके वो 4 वैल्यूज हैं, हर वैल्यू को 2 तरह से चेक किया जाता है। एक तो ये कि ऐसी चीजें जो आपको एथिकली मतलब एस्पायरेशंस हैं लोगों की कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप ऐसा तो जरूर करेंगे, ठीक है ना, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि इंटेग्रिटी और ये वो चीजें जो आपकी वो हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप उस बिहेवियर को उस तरह से मेंटेन ना भी रख सकें तो एज सच वो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल नहीं है, अगर मैं कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का तराना कहीं पढ़ा जा रहा है तो हम सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार है तो वो खड़ा ना भी हो तो हम उसको माइंड नहीं करते। लेकिन अगर कोई हट्टा कट्टा बैठा हो तो हम उसे घूर के देखते हैं, यार ये किस्म का बंदा है कि इसको कोई शर्म नहीं है, पाकिस्तान का तराना पढ़ा जा रहा है और ये आराम से बैठा हुआ है। मतलब ये एस्पायरेशनल वैल्यूज हैं, अगर आप पूरी ना कर सकें तो कोई वजह होगी, लोग समझ जाते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी वैल्यूज हैं, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो हैं कि अगर आप इन पे पूरे ना उतरे तो बस फिर बात खत्म है, फिर यू आर रॉन्ग एंड यू आर गिल्टी, राइट, और आप काबिल सजा है। मतलब यूं समझ लीजिए कि आपने जुर्म किया है और उसको किसी ने देख लिया है और वो जो है अब आपकी रिपोर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी को चोरी करता हुआ देखें तो आपकी एज अ सिटीजन व्हाट इज योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर टू रिपोर्ट इट, अगर आप राइट, विटनेस कर सकते हैं। देखें फिर वही बात, वो आप मजहब की बात आ जाती है, पहले रोक सकते हो तो फिर उसको कुछ और अटेम्प्ट करो, मतलब उसको रिपोर्ट करो, और अगर वो भी नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ करप्शन और कोई 2 नंबर चीजें आई हुई हैं, तो फिर उस चीज को बुरा समझो, यही हो सकता है ना। तो ये तो हमारा मजहब भी यही कह रहा है, और क्या प्रॉब्लम है? तो ये वो एक चीजें हैं। क्वेश्चन है सर, जी एक जी, क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फेयरनेस सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी वगैरह ये सारी चीजें समझ आती है। फेयरनेस सर ऐसी चीज है जो जजमेंट पे होती है, और बाज औकात शायद आपकी जजमेंट गलत भी हो, तो सर देखिए उसको मैं कैसे आपको टैकल बताता हूँ, किया जाए? आपका बेटा, आप प्रोक्योरमेंट के हेड हैं, आपका बेटा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो इसमें फेयरनेस क्या होगी भला? क्यों ले रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट? इसके कौन से 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकलते हैं? इसका तो सीधा सीधा पर्सपेक्टिव है कि आप जो है वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, फेवरेटिज्म हो आप गया सर। अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं। तो आप बताएं मुझे इसमें कौन से 2 रंग हैं? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर और whomsoever you are, कि अगर आपको इस बात का शक भी गुजरे कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहते हैं इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है या मेरे जाती इंटरेस्ट में जा रहा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट नहीं कंसिडर कर रहा, तो आपका फर्ज बनता है कि उस चीज को खुद ही रिपोर्ट करें अपने बॉस को और उससे पूछें कि सर आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं है अगर मैं ऐसा करूं, और अगर वो ये कह दे कि नहीं मुझे कोई इतराज नहीं है तो फिर तो ठीक है, जायज बनता है। देखिए मिसाल के तौर पे आप पीटीसीएल में जॉब कर रहे हैं और आपको एक यूनिवर्सिटी कहती है जी आके हमें आप लेक्चर दें, आप वहां लेक्चर देने चले जाते हैं, लेकिन आप पीटीसीएल को नहीं बताते। पीटीसीएल आपसे पूछती है अगले दिन कि भाईजान आप किसकी इजाजत से गए थे वहां? आपने खुद ही फैसला ले लिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं जाके लेक्चर दे दूंगा, और वहां जाके आप पीटीसीएल के बारे में फर्ज करें 4 बातें करके आ गए जो कि आप नॉन डिस्क्लोजर एक्ट में कवर्ड था कि आप नहीं कर सकते, या फॉर दैट मैटर अगर अदरवाइज भी आपको एज अ पीटीसीएल एम्प्लॉय दे डोंट अलाउ यू, तो फिर व्हाई डिड यू गो देयर? अगर आपको शक भी गुजरता है कि शायद मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस बात को माइंड करेगी, तो आप उसकी क्लियरेंस लें
उस काम को करने से पहले अपनी मर्जी से वो काम करके और बाद में इन्फॉर्म करना गलत होगा, राइट? तो ये बात थी जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा था। जी जनाब। नाराज तो नहीं हुए आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, नाराज ही है। क्योंकि थोड़ी वो मिर्च मसाला ज्यादा लगा हुआ था, मैंने कहा शायद। सर नहीं सर, नाराज नहीं हुआ सर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी, अभी हम आते हैं प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के ऊपर। और अगर आप गौर करें तो हम प्रोजेक्ट को जिस तरह से डिफाइन करते आए हैं, जो किताबों में डेफिनेशन मिलती है, खास तौर पे जो पुरानी किताबों में डेफिनेशन मिलती है, वो बड़ी एब्सर्ड और बड़ी कंफ्यूजिंग है। कई किताबों में तो 1.5 पैराग्राफ की डेफिनेशन, 2 पैराग्राफ की डेफिनेशन मिलती है, which may be defining the project, but it is not capturing the whole spirit of it. लाजमी बात है कि कुछ लोग, अभी आपसे मैं क्वेश्चन कर भी सकता था, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन खोल के आपके सामने रख दी है, इसलिए मैं वो बात नहीं पूछता। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ऐसी चीज जो कभी क्या कहते हैं, जिसका स्टार्ट और फिनिश होता है, वो प्रोजेक्ट होती है। क्या ख्याल है जी आपका? ऐसी चीज जिसका स्टार्ट और फिनिश होता है, क्या वो प्रोजेक्ट होती है? सर ऑल्दो मेरी इंफॉर्मेशन में ये है कि जब आपकी प्रोजेक्ट की आप टाइमलाइन डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ टाइम ये है प्रोजेक्ट का, एंड ऑफ डेडलाइन हमारी है, तो हम उसको ही नेम करते हैं कि हमारा ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ओके ओके। अच्छा देखिए अगर बात, उसका कोई हाँ जी उसका बोलिए। कोई स्पेसिफिक गोल है या रिजल्ट है, तो फिर उसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल स्टार्ट सही ऑफ है, एंड जो होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अभी जो ये आप कह रही थी कि टाइमलाइन के बाद ही पता लग सकता है, तो इसका तो मतलब मुझे ये लगा कि जैसे टाइमलाइन डिसाइड हो गई है कि 1 जनवरी से प्रोजेक्ट शुरू होगा, 31 दिसंबर को शुरू खत्म होगा, तो ये इसका स्टार्ट और फिनिश हो गया। क्या यही मुराद है आपकी? जी सर। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये आइडिया ठीक नहीं है। अ प्रोजेक्ट डेफिनेटली हैज टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट and a finishing point, but that starting or finishing point is not a मतलब fixed date. प्रोजेक्ट की खसूसियत ये होती है कि सबसे पहले आप ये देखिए, प्रोजेक्ट इज सपोज टू बी अ टेम्परेरी एंडेवर। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्ट रोज रोज नहीं करते। हम रोज रोज क्या करते हैं? हम ऑपरेशंस करते हैं। जब प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं? हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम आम ऑपरेशंस में नहीं कर सकते, राइट? तो जब भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो उस कोशिश को हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे कंडक्ट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट के एंड पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी मुद्दत है, ये कभी ना कभी शुरू होगा तो कभी ना कभी खत्म भी जरूर होगा, लेकिन किसी एक फिक्स डेट पे शुरू होना या खत्म होना ये कोई डेफिनेट बात नहीं है। उसका कभी ना कभी शुरू होके कभी ना कभी खत्म हो जाना, ये प्रोजेक्ट की खसूसियत है, ये उसकी टेम्परेरी नेचर को जाहिर करता है। सिर्फ बात इतनी कहना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट हमेशा नहीं चलते। ऑपरेशन का कभी कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप बता सकते हैं या एंडिंग पॉइंट बता सकते हैं? ऑपरेशन इज साइक्लिक इन नेचर। एक दफा शुरू हो गया तो चलता ही रहता है जब तक कि हम कोई नया तरीका लाके नई एसओपी से उसको रिप्लेस नहीं कर देते। और प्रोजेक्ट करने की भी जरूरत हमें इसीलिए पड़ी कि जो ऑपरेशंस का एक फिक्स्ड तरीका है उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो चल रहा है। चलती हुई मशीन में से मैं इंजन निकाल के ले जाऊं, ये तो मुमकिन नहीं है। तो हम कभी भी ऑपरेशंस को या एसओपी जो चल रही हैं उनको चलते हुए नहीं रोकते, हमें उन्हें चलने देते हैं। लेकिन इस ऑपरेशंस के अंदर या कहीं भी हमें जो तब्दीली का एहसास हुआ है, जो जरूरत महसूस हुई है, उस जरूरत को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एज अ प्रोजेक्ट, एज अ टेम्परेरी एंडेवर। और अगर वो एंडेवर कामयाब हो गया तो हम उसको खत्म कर देते हैं, या नाकाम हो गया तब भी खत्म कर देते हैं।
और उससे जो भी नतीजा निकलता है उसकी रोशनी में फिर हम फैसला लेते हैं कि आया कि एसओपी को इसके मुताबिक बदल दिया जाए, करेक्शन अप्लाई कर ली जाए या ना की जाए, या ऐसा भी मुमकिन है कि उसके रिजल्ट के नतीजे में हमें कोई और एक्सपेरिमेंट करना पड़े, एक और प्रोजेक्ट करना पड़े, अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट के बाद हम कोई मुकम्मल तरीका कार वजह कर सके जो एग्जिस्टिंग एसओपी को रिप्लेस कर सके। तो प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर। एंडेवर का मतलब है कि एंडेवर का मतलब कोशिश है, जिसमें कामयाबी भी हो सकती है, नाकामी भी हो सकती है। दिस इज नॉट रेसिपी फॉर सक्सेस, मतलब कोई शर्तिया नहीं है कि इसमें कामयाबी जरूर होगी, कामयाबी भी हो सकती है, नाकामी भी हो सकती है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? अंडरटेकन टू क्रिएट, मतलब हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग, मतलब ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। ये जो हम अब करने जा रहे हैं ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। ये क्रिएशन का अमल है, और जो चीज क्रिएट होगी वो भी यूनिक होगी, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती, और वो डिलीवरेबल होगा, जिसको मैंने कहा था आउटपुट भी कहते हैं। वो क्या है? उसके अंदर डिलीवरेबल प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है और रिजल्ट भी हो सकता है, और ये मैं आपको पहले बयान कर चुका हूं। तो दिस इज अ वेरी इकोनॉमिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। उसने इस कूजे में सब कुछ बंद कर लिया, टेम्परेरी एंडेवर के अंदर सारा कुछ बंद कर लिया। फिनिश कब होगा, स्टार्ट कब होगा, उसने कहा कभी ना कभी शुरू हो जाएगा, कभी ना कभी खत्म होगा, लेकिन है टेम्परेरी, कोई फिक्स डेट नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कहा 1 जनवरी को शुरू होगा, अच्छा जी 1 जनवरी को शुरू नहीं हुआ, 5 दिन डिले से शुरू हो गया, तो क्या आप इसको प्रोजेक्ट कहना बंद कर देंगे? या अगर ये 31 दिसंबर को खत्म नहीं हुआ तो क्या इसको प्रोजेक्ट नहीं कहा जाएगा? प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट ही रहेगा। फिक्स डेट तो आपकी ख्वाहिश थी कि इस तारीख को शुरू हो, इस तारीख को खत्म हो जाए। अगर वो प्रोजेक्ट कुछ आगे पीछे भी हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट ही रहेगा। मगर और फिर दूसरी बात ये कि आपने तो जब प्लान किया था आपने कहा था ये शर्तिया नया प्रिंट ये तो सक्सेस होगी। सक्सेस कोई गारंटीड तो नहीं है। प्रोजेक्ट तो एक कोशिश है, और कोशिश में कोई गारंटी तो नहीं होती कि सक्सेस होगी, एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसा भी मुमकिन है कि सक्सेस ना हो। हैविंग सेड दैट, ये बात भी गलत होगी कि हम कहें चूंकि अनसर्टेनिटी है तो प्रोजेक्ट तो फेल भी हो जाते हैं। भाई आपने जो प्लान किया है आप अपनी सी पूरी कोशिश करें उसे कामयाब करने की। हर चीज का इल्जाम अनसर्टेनिटी के नाम ना दे दीजिए कि खुदा की कुदरत कुछ भी हो सकता है, हमने तो पूरी कोशिश। आप अपनी कोशिश पूरी करें, बातें ना बनाएं। और अब जब आप पूरी मेहनत के साथ कोशिश करेंगे यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू, यूनिक, और वो जो प्रोडक्ट और रिजल्ट है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती होगी। और मैं ये चाहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर आप मुझे चैलेंज करें और क्वेश्चन करें। मुझे पता है आप में से अक्सर के ज़हन में ये क्वेश्चन है कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट तो हमने इस तरह का पहले भी किया था, क्यों जी? हाँ, डू यू एग्री विद मी? कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट से? जी जनाब। सर बेसिकली अगर आप सही सारे एक्सप्लेन कर रहे थे प्रोजेक्ट की डेफिनेशन भी इसकी डेफिनेशन, तो बेसिकली प्रोजेक्ट इज टाइम बाउंड, मगर देन अगेन हम उसकी स्पेसिफिक टाइमलाइंस नहीं उसकी या टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं देखिए, करते। एम आई राइट? आप ये नहीं समझ रही कि ये सब बाद की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्ट जब शुरू करना होता है तो उस वक्त कोई टाइम नहीं पता होता हमें। उस वक्त एक मिशन होता है कि हमने ये काम करना है और ये करने से ये निकलेगा। फिर ये तो आपकी प्लानिंग का कमाल है कि आप उसको डिटेल में प्लान करते हैं, डेट्स कैलकुलेट करते हैं, एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं, ये करते हैं, वो तो प्लानिंग में आएगा ना। अभी से आपको कैसे पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट 1 जनवरी को ही शुरू करना है? मेरी बात समझ आई आपको? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट सर। या ये एनीवन एल्स? एंड आई एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब लोग ऑन पेज हों, एक पेज पे। ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम दे रहा हूं। इस डेफिनेशन को अभी जितना डिबेट करना है कर लीजिए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। सर किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट जो है उसकी ऑपरेशन में कन्वर्ट होने के लिए जो है वो ये बताएं कि उसका मतलब वो प्रोजेक्ट के ही अंडर आता है, वो जी क्लोजर के बाद आता है या नहीं? जी बिल्कुल सही कहा आपने।
ऐसा है कि जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर भी उनके अपने प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट होते हैं, मगर वो यूनिक नहीं होते, वो रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं। मतलब छापा खाना लगा हुआ है, चीजें बन रही हैं, निकल रही हैं, बन रही हैं, निकल रही हैं, ये ऑपरेशन है। लेकिन मैं जो चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं प्रोजेक्ट में, दैट इज समथिंग यूनिक। ये उस छापे खाने में से नहीं निकली, मैं कोई नया तरीका कार इजाद कर रहा हूँ, शायद उसी डिलीवरेबल को बनाने का कोई नया तरीका, कोई नई पैकिंग, कोई नया, मतलब समथिंग न्यू। एंड डेफिनेटली वट एवर कम्स आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू गो डायरेक्टली इनटू प्रोडक्शन, बट इट इज अ प्रोडक्ट, एक यूनिट तो है, राइट? या सर्विस या रिजल्ट की सूरत में ये चीज सामने आएगी। जब ये सामने आएगी और फर्ज करें ये तजर्बा कामयाब हो गया, तो शायद दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी हैंडेड ओवर टू ऑपरेशंस फॉर ऑनवर्ड प्रोडक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई प्रोसेस इंप्रूव किया हो, कुछ मतलब इट इज काइंड ऑफ अ सर्विस, हमने एसओपीज को इंप्रूव करने का प्रोजेक्ट किया हो, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया है तो फिर हम एसओपीज को रिप्लेस करेंगे, वो भी ऑपरेशंस को देंगे, उनको फिर हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, पहले तुम लोग ऐसे काम करते थे, अब इस नए सिस्टम पे ऐसे काम करोगे, ओवरलैप पीरियड देना पड़ेगा, फिर जनाब आहिस्ता आहिस्ता उनको नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना होगा, पुराने को निकालना होगा, और अल्टीमेटली वो नए एसओपी पे आ जाएंगे। Did I answer your question? ठीक है, समझ आ गई। तो सर ये थोड़ा सा इररिलेवेंट है विद दिस डेफिनेशन, जी जी, सर्विस और रिजल्ट। जी तो सर्विस के लिए अगर मैं मतलब रिजल्ट से तो मैं ये कर लूंगा कि चले मैंने एक जगह पे HVAC इंस्टॉल करवाया तो उसने मुझे कूलिंग दे दी या हीटिंग दे दी। सर्विस क्या होगी, सर्विस रिजल्ट क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखिए, जस्ट हल्का सा ओवरव्यू। इन तीनों चीजों को अलग अलग करके सोचें, ये तीनों चीजों को एक जगह मत जोड़ें। आप जो प्रोजेक्ट करते हैं उससे या तो प्रोडक्ट निकलेगा, या सर्विस निकलेगी, या रिजल्ट निकलेगा। प्रोडक्ट उस सूरत में जहां कोई फिजिकल चीज है जिसको नापा तोला और सारा कुछ किया जा सकता है, तो वो प्रोडक्ट होगी। वो कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई डब्बा भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। तो वो चीज अगर आपने बनाई है तो वो प्रोडक्ट है, उसको बाकायदा नापा तोला भी जा सकता है। सर्विस मतलब ये है, हमने कहा कि हम आपको नेटवर्क कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे पूरे शहर को या इस पॉपुलेशन को विद इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, एंड द डिलीवरी इज द सर्विस। हियर यू आर नॉट गिविंग एनी प्रोडक्ट, यू आर गिविंग द सर्विस। आप नेटवर्क कवरेज दे रहे हैं, दैट इज अ सर्विस। सो उस प्रोजेक्ट का नतीजा सर्विस की सूरत में निकला। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा आपके पास आए और आपको कहे कि यार मुझे जरा एक फिजिबिलिटी स्टडी बनवानी है, तो जरा मुझे वो बना दो। अब एट द एंड ऑफ द डे फिजिबिलिटी स्टडी बनाना एक प्रोजेक्ट होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप उसको कोई 30-40 सफों की एक रिपोर्ट जमा करा रहे होंगे, दैट इज अ रिजल्ट। अब कोई बंदा देख के ये कह सके 40 सफों के तुमने जनाब 5 लाख रुपए लिए हैं, ये क्या मजाक है? तो 5 लाख तो 40 सफे तो फोटो स्टेट में अभी करा लूं तो ये तो 40 रुपए के हो जाएंगे। तो आप बात समझ रहे हैं ना? वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर एफर्ट लगी है, और वो एक प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यस सर, थैंक यू। और ये भी जो सर प्रोडक्ट मुझे जी 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 सर सर एक एग्जांपल कोट करके मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ इधर। जी प्लीज। अब BTCL की एक प्रोडक्ट है फ्लैश फाइबर, राइट, अब वो कुछ एरियाज में है, कुछ एरियाज में नहीं है। ठीक है। अब जिस एरिया में नहीं है वहां पे डिप्लॉय हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इज इट अ प्रोजेक्ट या फिर ये क्या है? हाँ क्योंकि उसकी डेफिनेटली, वो यूनिक नहीं है, देखिए बट डिप्लॉयमेंट उस तो है ही एरिया में प्रोजेक्ट, यूनिक है। डिप्लॉयमेंट तो है ही प्रोजेक्ट। दिस वाज नॉट देयर, कुछ नया आपने कुछ सर्विस प्रोवाइड की है आपने, या आपने वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, तो बुनियादी तौर पे इट वाज नॉट देयर। सो एवरी वेंचर एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट इज अ प्रोजेक्ट, ऑल्दो दैट कुड बी। ये अगर फ्लैश फाइबर वाली चीज को एग्जांपल कोट करें जी जी, तो बैकएंड पे इस पे वर्किंग हुई होगी, कोई बजट हाँ एलोकेट हुआ होगा, कोई एग्जैक्टली, एरिया डिफाइन हुए होंगे, कोई सेक्टर्स बिल्कुल डिफाइन हुए होंगे, ठीक है? तो वो अब डिप्लॉयमेंट फेज में है, डेफिनेटली इट इज अ प्रोजेक्ट।
एक्चुअली देयर आर नहीं नहीं, वो पीटीसीएल की एक प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, लेकिन मैं कह रही हूँ डिफरेंट एरियाज में डिप्लॉय हो रही है, तो इट मींस इट इज अ प्रोजेक्ट देखिए कि पीटीसीएल की ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसकी ना, प्रोटोटाइप है। जी सर। पीटीसीएल की प्रोडक्ट है ना, लेकिन आगे जो आप दे रहे हैं वो एज अ सर्विस दे रहे हैं। बात समझ आई? सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, ये आई डोंट नो, ये मैडम का नाम नहीं जाता, मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि प्रोडक्ट तो लॉन्च हो चुका है पहले ही जी जी एज अ बिल्कुल। प्रोजेक्ट, तो अब जो उस हो रही है प्रोडक्ट सर, को घर घर पहुंचाना भी तो प्रोजेक्ट है। एक अनमार्क्ड टेरिटरी के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, खुदाइयां करनी पड़ेंगी, कोई और हिसाब किताब होगा, कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे, घरों तक पहुंचना पड़ेगा। ये तो एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं है। डिफरेंट इश्यूज तो सर ये रेपिटेशन ना हुई, सर क्योंकि वो देखें, सेम हम एक एरिया प्रोसेसेस। में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। एक पहाड़ी एरिया है, एक जो है वो और तरह का एरिया है। हर हर जगह की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर जगह जो काम किया जाता है वो एक नया वेंचर होता है, एक नया प्रोजेक्ट होता है, लेकिन दरअसल वो आपकी बड़ी जो स्ट्रेटेजी है, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, उसका ही पार्ट है। लेकिन उसी को यूं समझ लीजिए कि हमने उसी काम को फैसिलिटेट करने के लिए छुरियां रखी हुई हैं। ये प्रोजेक्ट्स हमारी छुरियां हैं जो आगे जमीन को खोदते जा रहे हैं और जो हमें मुख्तलिफ एरियाज कैप्चर करके देते जा रहे हैं। या सर फिर इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि फ्लैश फाइबर एक प्रोजेक्ट था, अब वो डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर डिफरेंट एरियाज में डिप्लॉय हो रहा है। वो भी ठीक अभी है, वो भी कंप्लीट ठीक है, क्योंकि यू आर एक्चुअली रनिंग अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स। आप लोगों ने जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट बेस्ड है। अगर देखा जाए, आपका ऑपरेशन तो कुछ भी नहीं है, आपका तो सब कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड है। एक्सपेंशन हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पीछे एक मतलब प्रोग्राम होगा, उससे पीछे कोई पोर्टफोलियो होगा। तो एक्चुअली दिस इज अ पूरा ओपीएम है जो आप लोग चला रहे हैं, और बगैर चला रहे हैं। आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं। आप लोग पूरा ओपीएम चला रहे हैं। आपके प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, आपके पोर्टफोलियो डिसीजन हो रहे हैं, हो सब कुछ रहा है, लेकिन पता नहीं है किसी को भी कि हम क्या कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट और ऑपरेशन की डेफिनेशन को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, हम और भी बहुत सी चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमें ये तो समझने वाली बात है, इसको तो लाजमी सर तौर इसे पे इस तरह भी कहा जा सकता है, ये मैम की अगर मैं बात को कंटिन्यू करूं जी जी कि प्रोजेक्ट की जो लॉन्चिंग है वो भी एक पार्ट है, और टिल कंप्लीशन दिस इज आल्सो अ प्रोजेक्ट। आपको डिफाइन करें ना प्रोजेक्ट आप किसको कह रहे हैं। हो सकता है वो जो ओवरऑल बड़ी वाली चीज हो वो प्रोग्राम हो, और उस प्रोग्राम के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट आगे पीछे चल रहे हैं, कुछ पैरेलल चल रहे हैं, कुछ और चल रहे हैं। हो सकता है पिछले 25 साल के से या से के चले, मैं थोड़ा कर लेता हूँ, फर्ज करें 10 साल के लिए आपको एक मिशन मिला हुआ है, और उस 10 साल में आपने पहले स्टडीज की, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर कोई और प्रोजेक्ट चलाया, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये पहले चलेगा वो बाद में चलेगा, करते करते और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये 10 साल का पूरा वेंचर है। एक आपका ऑब्जेक्टिव था, एक मतलब आपने कोई 10 साल बाद पीटीसीएल ने कोई बेनिफिट डिलीवर करना था वो अपने विजन को अचीव करने के लिए, तो उसकी के हसूल के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, और उसमें बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं इन पैरेलल चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, और वो चलते जाएंगे। तो मतलब ये है कि यू हैव टू डिफाइन वेयर यू स्टैंड। आप किस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, या किस प्रोग्राम के अंदर हैं, या कहाँ खड़े हैं। आप अपनी जगह पहचानने की जरूरत है। आपके इर्द गिर्द आगे पीछे सब जगह प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है। गॉट इट जी? यस सर, थैंक यू। गुड। चलिए जी, आप इसके ऊपर मजीद थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डाल के आइएगा। अगली दफा मैं आपको प्रोजेक्ट तो डिफाइन हो गया, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, प्रोग्राम और प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में, पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ओपीएम के बारे में। तो ये वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। सो इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। इंशाल्लाह अगले हम थर्सडे को मिलेंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। चलो यार, खत्म ही हो गया।